आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते टाइम हम क्या-क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं जिससे हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस रिसीव हो सकता है और हमें बहुत सारे प्रॉब्लम और कॉन्सिक्वेंसेस जो है फेस करनी पड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती है, तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया है। देखो, इनकम टैक्स की रिटर्न जब हम फाइल करते हैं तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इकट्ठा करते हैं। जैसे कि हमारे जितने भी बैंक अकाउंट खुले हैं तो हम सबकी बैंक स्टेटमेंट्स लेते हैं। अगर हम सैलरीड पर्सन है तो उसके फॉर्म 16 लेते हैं। देन अगर हमारी जो फिक्स डिपॉजिट्स है या फिर रिकरिंग डिपॉजिट्स है, कोई भी डिपॉजिट्स है, तो हम उस केस में अपना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेते हैं, फॉर्म 16 ही लेते हैं। अगर हमने म्यूचुअल फंड सेल किए हैं तो उस केस में हम उसकी डिटेल्स लेते हैं। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो उसकी डिटेल लेते हैं, जैसे कि हमारा कोई कैपिटल गेन तो नहीं आ जाएगा उससे। तो जो भी ट्रांजेक्शन हम इस ईयर में करते हैं सारे के सारे हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन मेरा सबसे आपको एक एडवाइस है कि डॉक्यूमेंट्स आप जो इकट्ठा करते हो ना उसकी एक फाइल भी मेंटेन करो, एक डॉक्यूमेंट की फाइल मेंटेन करो, जिससे कि इन केस आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी, उसके बाद अगर आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस रिसीव होता है तो उसका रिप्लाई करने के लिए आपके पास प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ होंगे, क्योंकि आपने जो फाइल है वो मेंटेन की होती है। लेट्स एन एग्जांपल, अगर आपने इस साल की रिटर्न फाइल कर दी तो आगे 2-3 साल के बाद तो आपको याद ही नहीं रहेगा आपने ये वाली इनकम कहाँ से डाली है, क्या नहीं किया। लेकिन अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपना एक फाइल किया है, प्रॉपर फाइलिंग की है, तो उस केस में जो है आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेगी रिप्लाई करने के लिए इनकम टैक्स के नोटिस का। आपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए, उसके बाद आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर अपना एआईएस चेक करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की है, जो कि आप ट्रांजेक्शन करके भूल भी गए हो ना, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले को पता होता है कि आपने साल में ये ट्रांजेक्शन किया, आपने कोई म्यूचुअल फंड परचेज किया है, सेल किया है, कोई लैंड सेल की है, कुछ रेंट पे किया है, आपके पास कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, चाहे फिक्स डिपॉजिट पे हो, सेविंग डिपॉजिट पे, कुछ भी कोई भी ट्रांजेक्शन होती है आपकी, तो वो सारी की सारी आपकी एआईएस में शो हो जाती है। तो आप रिटर्न फाइल करने से पहले एआईएस को जरूर ओपन करके देखो। तो इस ये भी बहुत आसान है इसको ओपन करना, मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे ओपन करना है। ना गूगल क्रोम ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं लिखूंगी लॉग इन टू इनकम टैक्स। लॉग इन टू इनकम टैक्स करके ये ऑप्शन मेरे पास आते हैं ई फाइलिंग होम पेज, तो मैंने यहाँ पर कर दिया क्लिक। जैसा स्क्रीन आपके पास खुलकर आएगी तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक रजिस्टर का है। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं करा रखा तो सबसे पहले आप अपना रजिस्टर कराएंगे। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर हुआ है तो आपको लॉग इन करना है। इस केस में मेरा रजिस्टर हुआ है तो मैंने यहाँ पर लॉग इन कर में अपनी पैन नंबर की डिटेल डाल दी। उसके बाद वो मुझसे पासवर्ड की डिमांड करता है तो मैंने पासवर्ड भी डालकर अपना कर दिया कंटिन्यू। ओपन होकर आती है, पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पर करूंगी एआईएस को क्लिक। देखो उसके बाद वो मुझसे कह रहा है कि अगर आप प्रोसीड करते हैं तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा कंप्लायंस पोर्टल पे, तो मैंने यहाँ पर कर दिया प्रोसीड करके। मेरे पास कुछ ऐसा पेज खुल के आते हैं। मेरे पास दो ऑप्शन है, इंस्ट्रक्शन और एआईएस का। मैंने क्या करना है, एआईएस में जाके क्लिक करना है। तो यहाँ पर भी आपके पास दो है, टीआईएस और एआईएस। टीआईएस में आपकी सारी समरी आती है, एआईएस में आपका डिटेल्ड आता है। तो मैं यहाँ पर कर दूंगी एआईएस को क्लिक। तो देखो यहाँ पर मेरे पास दो पार्ट्स है, एक है पार्ट है जनरल इंफॉर्मेशन, जो सेकंड पार्ट है उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन आएगी। तो सबसे पहले जो आपकी इंफॉर्मेशन है टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड है, कि जिसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आएगी, टीसीएस की डिटेल्स आएगी। सेकंड जो ऑप्शन है तो यहाँ पर आपकी जो है एसएफटी की सारी इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे अगर आपने म्यूचुअल फंड परचेज किया हो, शेयर्स परचेज किया हो, सोल्ड किया हो, सारी की सारी डिटेल्स आपको एसएफटी इंफॉर्मेशन में दिखेगी। थर्ड है आपका पेमेंट ऑफ टैक्सेस, आपने ड्यूरिंग द ईयर टैक्सेस पे किया है तो आपका वो सारा पेमेंट ऑफ टैक्सेस में दिखेगा। और ड्यूरिंग द ईयर अगर आपका कोई डिमांड अराइज हुआ है या फिर रिफंड आया है वो आपका सारा डिमांड एंड रिफंड में दिखेगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंफॉर्मेशन पार्ट भी की चेक करनी है बिफोर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। सेकंड जो मेरा स्टेप है, देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको कोई लगता है ना ये इसकी इंफॉर्मेशन मेरी ठीक नहीं है तो यहाँ पर आप फीडबैक भी दे सकते हैं। तो रिटर्न फाइल
बिल्कुल मत करना एआईएस को चेक करे बिना। देन आपको क्या करना है, 26 एएस चेक करना है। 26 एएस में क्या डिटेल्स आती है कि जिस पर्सन ने आपका टीडीएस या फिर टीसीएस काटा होता है तो वो सारी डिटेल्स आ जाती है, तो वो भी आपको चेक करनी है। अब मैं यहाँ पर ई फाइल में आऊंगी। ई फाइल में मेरे पास बहुत सारे ड्रॉप डाउन है। देन मुझे क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन है व्यू फॉर्म 26 एएस, उसको मैंने कर देना है क्लिक। तो यहाँ पर भी वो मुझे कह रहा है कि आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा कि टीडीएस और सीपीसी की साइट पे, तो मैंने यहाँ पर कर दिया कंफर्म। अटेंशन टैक्स पेयर में आप एग्री करके अपना प्रोसीड कर दोगे। देन आपके पास जो ये वाला है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर मैंने कर दिया क्लिक। तो यहाँ पर मुझे असेसमेंट ईयर की सिलेक्शन आ गई। तो असेसमेंट ईयर मेरा 24-25 है, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न फाइल कर रही हूँ तो। और यहाँ पर व्यू एज HTML करके मैंने कर दिया प्रोसीड। तो देखो यहाँ पर है जो आपका फॉर्म 26 पूरा ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कितना आपका इस ईयर में जो है टीडीएस डिडक्ट हुआ है, टीसीएस डिडक्ट हुआ है, कितना आपने जो है टैक्स पेमेंट की है। तो रिटर्न फाइलिंग से पहले आपको ये फॉर्म 26 एएस भी पूरा मैच करना है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट आपके चेक करने के लिए। क्योंकि अगर आपने कोई अपनी रिटर्न में इनकम नहीं दिखाई और वो जो इनकम है वो आपकी एआईएस या फिर 26 एएस में शो हुई हुई है, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो है वो नोटिस रिसीव हो सकता है और आपको बहुत कॉन्सिक्वेंसेस जो है फेस करने पड़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, आपकी जो भी इनकम है उसके रिलेटेड आपकी जो भी आईटीआर के फॉर्म्स है ना, आपको वही फाइल करने हैं। देखो जैसे कि हमारे पास 7 आईटीआर के फॉर्म है, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आईटीआर जो 5, 6, 7 है वो रिलेटिंग टू इंडिविजुअल और एचयूएफ नहीं फाइल करते, वो कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, एओपी हो, बीओआई हो, एजीपी हो या फिर ट्रस्ट हो, वही फाइल करते हैं। लेकिन जो रिमेनिंग 1 to 4 जो है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ फाइल करते हैं। तो इसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया बना हुआ है कि अगर आपकी इनकम ये है तो आपको ये वाली रिटर्न ये वाला फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। लेट्स एग्जांपल, अगर आप सैलरीड पर्सन है और आपकी जो सैलरी की इनकम है वो अप टू 50 लाख है, तो उस केस में आप 1 आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में अपना सोल्ड किया है या फिर अपनी कोई प्रॉपर्टी सोल्ड की है, तो उस केस में क्या हो जाता है, आपका कैपिटल गेन निकल कर आ जाता है। तो उस केस में आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते, उस केस में आपको आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आपकी बिजनेस की इनकम है तो उस केस में क्या है, ना आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं ना आईटीआर 2 फाइल कर सकते, तो उस केस में आपको आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आप प्रेजेंटेड इनकम में अपनी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो उस केस में आपको आईटीआर 4 फाइल करनी पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने अपनी रिटर्न कंप्यूटेशन बना ली है, उसके बाद आपको करेक्ट आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करना है कि कौन सी जो आईटीआर फॉर्म है आपके ऊपर एप्लीकेबल है। आपसे पूछा जाता है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या है कि आप रेजिडेंट हो या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब कि RNOR हो, या फिर आप नॉन रेजिडेंट हो। तो उस केस में जो भी आपका केस है, चाहे आप रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो या फिर RNOR हो, तो उस केस में आप वो वही अपना जो है वो चूज करिए। आपकी आती है वो आपसे आस्क करता है कि पर्सनल डिटेल अपनी करिए। तो उसमें आधी से ज्यादा जो फील्ड होती है वो ऑटो पॉपुलेटेड होती है, लेकिन आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जो एड्रेस है वो आपका गलत लग रहा है तो आप अपना एड्रेस चेंज करिए। ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, ये बिल्कुल ध्यान से चेक करिए, क्योंकि जब भी जैसे आप रिटर्न फाइल करते तो आपकी मेल पे ही मैसेज भेजे जाते हैं कि आपने रिटर्न जो फाइल कर दी, मोबाइल नंबर भी आपका करेक्ट होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स आप ढंग से बिल्कुल अच्छे से अपनी चेक करके, क्रॉस चेक करके अपनी फाइल करिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या है, अगर जैसे सब लेट्स एन एग्जांपल, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की रिटर्न फाइल करो तो पूरे साल में आपके जितने भी बैंक अकाउंट थे आपको पूरी की पूरी अपनी लिस्ट देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपका 1 सितंबर 2023 को कोई बैंक अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया तो आप उसकी लिस्ट नहीं देंगे, वो भी आपको देनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि अगर आपका रिफंड बनता है तो उस केस में आप अपना वही बैंक सिलेक्ट करिए जिसमें आप चाहते हैं कि रिफंड आए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि आप सिलेक्ट करें वही बैंक जिसमें आप चाहते हैं कि रिफंड आए, तो आप उसको वहां पर भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई बैंक है जो कि क्लोज हो चुका है लेकिन अभी भी आपका यहाँ पर शो हो रहा है, उसको भी आप डिलीट करिए। डिलीट करने के लिए ओटीपी आता है, ओटीपी बेस्ड होता है, तो वो ओटीपी जो है आप डालकर और ये अपना बैंक
अकाउंट जो है वो डिलीट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका जो बैंक का मर्जर वगैरह भी हुए थे तो उसमें आपका जो है आईएफएससी कोड भी चेंज हुआ था, तो अपना आईएफएससी कोड भी बिल्कुल श्योर रहिए कि बिल्कुल करेक्ट डाल रहे हैं, अदरवाइज जो है आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फिर इन केस अगर आपका रिफंड आ रहा होगा तो आईएफएससी कोड जो है अगर आप करेक्ट नहीं डालेंगे तो वो आपका रिफंड आएगा। देन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो हमारा अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है बस हमें किसी ना किसी तरह से रिफंड मिल जाए उस टीडीएस का, तो चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो, बस उनका यही कंसर्न रहता है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करें, जो भी हमारा टीडीएस कटा है वो हमारे हैंड में आ जाए। बट ऐसा नहीं है, इसकी उससे वो क्या चाहता है कि हम फेक डिडक्शन ले लें, हम गलत एचआरए ले ले, ठीक है, गलत एटीसी की डिडक्शन क्लेम कर ले, एटीडी की कर ले, एटीडीटीबी की कर ले, बट ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आपके पास अगर आप गलत फेक डिडक्शन जो है अवेल कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है अब इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है कि वो आपकी जो फेक डिडक्शन को भी पकड़ लेगा और उसके बाद आपको जो है नोटिस भेजेगा, फिर आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है डाल के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, तो उसके बाद जो है आपको बल्कि टैक्स तो पे करना ही करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से आपको हेवी बल्कि अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो जितना एक्चुअल है, चाहे आपका रिफंड बने या ना बने, बट इनकम टैक्स की रिटर्न आप बिल्कुल करेक्टली फाइल करिए। ये नहीं सोचिए कि मेरा जो फ्रेंड है वो गलत फाइल कर रहा है, उसने एचआरए की गलत फेक डिडक्शन क्लेम कर ली तो मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप बिल्कुल करेक्ट अच्छे से अपनी करिए, रिटर्न फाइल बिल्कुल एक्यूरेट करिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो उस केस में जो है आप जो है टर्नओवर अपना शो कर रहे हैं, तो अगर आप जो बिजनेस है वो जीएसटी में भी रजिस्टर्ड है तो उस केस में आप देखिए कि आप जो इनकम टैक्स रिटर्न में अपना टर्नओवर दिखा रहे हैं वो ही आपने जीएसटी की रिटर्न्स में भी दिखा रखा है। अगर इन केस अगर मिसमैच होता है तो उस केस में जो है आपको नोटिस भी रिसीव हो सकता है, क्योंकि सब कुछ इंटर रिलेटेड है। तो आप जो जीएसटी में इंफॉर्मेशन दिखाओ टर्नओवर की वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लेना, वही इनकम टैक्स रिटर्न में भी लेना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखा रहे हैं कि मेरे को 30 लाख की मेरी टर्नओवर है, तो आप ये याद रखना कि आपकी 20 लाख से ऊपर जो है वो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। और अगर आप 30 लाख की रिटर्न टर्नओवर दिखा रहे हैं और आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया हुआ तो उस केस में भी आपको हैवी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। तो सारी चीजें इंटर रिलेटेड, सारी चीजें आपको क्रॉस चेक करके अपना एंटर करना है इनकम टैक्स की रिटर्न में। देन देखो, कुछ पर्सन सोचते हैं कि अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है ना तभी मैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करूंगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन केस अगर आपने लॉस भी हुआ है आपको तो भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करो, तो उस केस में क्या होता है, अगर इस साल को आपको लॉसेस हुए हैं तो वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे कि अगर आपकी इस साल आपको 10 लाख का लॉस हो गया तो नेक्स्ट ईयर अगर आपकी 20 लाख की इनकम होगी तो आपको ये जो 10 लाख है लॉस जो आपका पिछले साल का था वो इस लाख आपका 10 लाख माइनस होकर सिर्फ आपको 10 लाख पे ही टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर आपका लॉस भी है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी बेची हो, म्यूचुअल फंड बेचा हो, इक्विटी शेयर बेचा हो, उसके ऊपर आपने कोई लॉस है, लॉस हुआ है तो रिटर्न जरूर फाइल करिए। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो आपका जो लॉस है वो सेट ऑफ नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा और आपको अपनी इनकम के अगेंस्ट उसका आप जो है सेट ऑफ नहीं ले सकते। तो जहां पर आपका नेक्स्ट ईयर में टैक्स सेव हो रहा है, इस लॉस की वजह से वो आप नहीं ले पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है कैरी फॉरवर्ड तभी कर सकते लॉसेस का तब कि आपने इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो ऑन टाइम फाइल की हो, दैट मीन्स 31 जुलाई तक। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न ऑन टाइम नहीं फाइल की तो उस केस में जो है आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अपना लॉसेस का। तो ध्यान से सुनिए, सिर्फ वही पर्सन को नहीं है जरूरत कि वो जिसका प्रॉफिट हो रहा है उन्हीं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, नो। अगर आपका लॉस हो रहा है तो उस केस में अगर आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो आपको आने वाले सालों में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो हम हमारे पास अगर हमारा जो है बन रहा होता है कि आपका टैक्स पेबल है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पे लेटर, तो कभी भी उसको क्लिक करके और ये मत समझिए कि हमने इनकम टैक्स की रिटर्न भर दी तो हमें जो रिटर्न जो हमें टैक्स पेबल का अमाउंट आ रहा है वो हमें पेमेंट ही नहीं करनी पड़ेगी। नहीं, आपकी जो रिटर्न है वो इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगी कि आपने अभी तक टैक्स जो है वो पे ही नहीं किया, और जितना आप लेट टैक्स पे करोगे तो उस पर आपका फाइन, इंटरेस्ट और पेनल्टी भी पे होगी। तो ये बिल्कुल गलती मत करना, पे लेटर वाला सिलेक्ट करके और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करो
तो जो आपकी एग्जाम्प्ट इनकम होती है ना, वो भी जरूर शो करो। ये नहीं है कि इस इनकम पे हमारा टैक्स तो लगेगा ही नहीं तो हम क्यों शो करें। जैसे कि अगर आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है 5000 से कम है तो वो एग्जाम्प्ट इनकम में आएगी। अगर आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड सेल की है तो उस केस में आपका जो प्रॉफिट है वो भी एग्जाम्प्ट इनकम है। अगर आपका जो पीपीएफ पे इंटरेस्ट रिसीव होता है वो भी आपका एग्जाम्प्ट इनकम में आता है। ऐसे और भी बहुत सारी इनकम है, एलआई से हमें पैसे मिले हैं वो भी एग्जाम्प्ट इनकम में आता है। तो बी श्योर जो भी आपकी इनकम एग्जाम्प्ट इनकम ही क्यों ना हो, इस पे टैक्स लगना है या नहीं लगना वो अलग बात है। आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है बी श्योर उसको भी आप इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर 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 अपना शो करिए, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आगे कि आपने ये जो इनकम है ये अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में तो अपना शो ही नहीं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ तो टीडीएस वाला ऑप्शन जरूर ढंग से चेक करें, क्योंकि अगर आप 10 नंबर वगैरह जो है मिसमैच होगा तो आगे दिक्कत पड़ सकती है आपको रिफंड में। तो जितना 10 नंबर है, जितना आपका अमाउंट डिडक्टेड हुआ है, साथ में अगर आप आईटीआर 2 या 3 फाइल करोगे तो इसमें ये भी आता है कि जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है ना, इसका ये आपने जो इनकम है किस हेड में शो किया, ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ये अदर सोर्सेज की इनकम है, या फिर कैपिटल गेन की इनकम है, वो सारा का सारा शो होता है। तो बी श्योर कि ये जो टीडीएस वाली सारी डिटेल है वो आप करेक्टली जो है क्रॉस चेक करके ही फाइल करें। आपने पूरी की पूरी रिटर्न फाइल कर ली है तो बी श्योर कि आप प्रीव्यू रिटर्न जरूर करें, और प्रीव्यू रिटर्न करके उसमें एक एक चीज अपनी क्रॉस चेक जरूर करें। कोई भी चीज ऐसी ना हो कि आपने क्रॉस चेक नहीं किया है, चाहे वो अपनी आपकी इनकम हो, चाहे वो बैंक अकाउंट की डिटेल हो, चाहे वो टीडीएस की डिटेल हो, वो भी सारी चेक करें। और इन केस अगर आपका जो टैक्स पेबल बन रहा था तो उस केस में आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, तो आपका जो बीएसआर कोड है, आपका जो चालान नंबर है, आपकी जो डेट है, अमाउंट है, वो सारी की सारी मैच होनी चाहिए, वो सारी की सारी करेक्ट आपने फाइल करी हो, जो भी आपके चालान में सारी डिटेल शो हो रही है। तो एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका छोटा ही अमाउंट क्यों ना हो, अगर सपोज आपका जो चालान है वो 2000 का ही क्यों ना हो, तो भी आप ये सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ध्यान से डालो कि आपकी कोई भी मिस्टेक ना हो। देन आप जो प्रीव्यू रिटर्न करके आपने देख लिया आपका सारा फॉर्म ठीक है, आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल सारी ठीक है, फिर आप सबमिट कर लो। और उसके बाद आपके पास ई वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, तो आपने लेटर करके सिलेक्ट करके और फाइल करके रिलैक्स हो गए, जी हाँ हमने तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी, लेकिन अभी भी आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। 30 डेज के अंदर अंदर उसको आप ई वेरीफाई जरूर कराइए, चाहे आप उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज दो, या फिर आप अपना आधार ऑथेंटिकेशन से कराइए, या फिर अपना नेट बैंकिंग से कराइए, लेकिन जरूरी है कि आप अपनी जो है ई वेरिफिकेशन ही कंप्लीट करके। तो ये सारे स्टेप्स है जिनको हम कंसीडर करना बहुत जरूरी है, जिससे आपसे मिस्टेक्स कम से कम हो और आपकी बिल्कुल एप्रोप्रिएट जो है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हो, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस जो है फेस ना करने पड़े। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं प्लस अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। थैंक यू।